गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इससे पहले तक जो है वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको वेक्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है 11th में वो इम्पोर्टेंट है और इसमें हम ये देखेंगे कि कोई मोशन हो रहा है तो उस मोशन में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। लेकिन हम उसमें कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। मतलब हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं लेकिन जिस वजह से मोशन हो रहा है हम उसको स्टडी इस टॉपिक में नहीं करते, वो हम करते हैं आगे जो चैप्टर आता है लॉज ऑफ मोशन। वहाँ हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट में चेंजेज आए, मतलब जैसे पोजीशन चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सीलरेशन चेंज हुआ या कोई और चीज़ चेंज हुई, तो वो किस वजह से हुई, तो वो वजह हम जानेंगे लॉज ऑफ मोशन में। पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं हम कि मोशन किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसी को हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। हम मोशन को स्टडी करेंगे लेकिन हम उसमें जिस वजह से मोशन हो रहा होगा उसको स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई है वो किसकी है? काइनेमेटिक्स की। तो ये हो गया काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के जो पार्ट हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल जो मोशन होगा वो दो तरीके का हो सकता है। वो होता है एक तो रेक्टिलिनियर और दूसरा होता है कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर और दूसरा है कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो चाहे वो वर्टिकली मूव कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल चले या वर्टिकल, उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर वो किसी कर्व पाथ पे चल रहा है तो उसे कहते हैं कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर में दो तरीके का मोशन हो सकता है। अगर कोई कर्व ऐसा है जो सिर्फ एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में 2D मोशन, 3D मोशन, तो जो 2 डायमेंशनल मोशन होता है उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन कर्वीलिनियर मोशन का हिस्सा हो गया। इसी तरह अगर वो तीनों डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है, एक्स में, वाई में और जेड में, तो हम उसे कहते हैं 3D मोशन। तो एक तरह से हम कहेंगे कि जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या हम कहते हैं इसको 9th में भी पढ़ा है हमने 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, बात एक ही है। कर्वीलिनियर हो गया दो तरीके का। कौन कौन सा? एक हो गया 2D मोशन और एक हो गया 3D मोशन। तो ये हो जाएगा 2 डायमेंशनल मोशन और एक होगा 3 डायमेंशनल मोशन। जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में हम दो पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन और दूसरा हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होगा सर्कुलर मोशन। कौन सा होगा? सर्कुलर। तो वो 2D मोशन में क्या होगा? मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एंगल बनाते हुए थ्रो कर दिया और वो जब ट्रेवल करेगा तो उसके लिए 3rd डायमेंशन कांस्टेंट रहेगा, तो उसे भी हम क्या कह देंगे? 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल जो होगा वो 3D में मूव करेगा। ये 11th और 12th के सिलेबस में नहीं आता है
वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया है कि काइनेमेटिक्स क्या है, मोशन की स्टडी करना बिना ये जाने कि वो किस वजह से हो रहा है। काइनेमेटिक्स में आएगा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन दो तरीके का होगा, कौन कौन सा, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर वो होगा जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन 1 डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसका एक एग्जांपल है। फिर है कर्विलिनियर। कर्विलिनियर में क्या होगा कि अगर वो 2D या 3D में मूव कर रहा है तो उसे हम कर्विलिनियर कहते हैं। लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो सिर्फ ये दोनों पढ़ने हैं, इनकी स्टडी हमें करनी है। ये हमारा फर्स्ट है जो हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, उसी में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। उसके बाद 2D में ही आएगा सर्कुलर मोशन। क्या आएगा, सर्कुलर मोशन। तो ये एक बार आप नोट करिए, फिर अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ देख रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो जब भी हम मोशन को स्टडी करेंगे तो स्टडी करते टाइम हमें एक पॉइंट या एक बॉडी या एक जगह हमें कुछ ना कुछ ऐसा मानना होगा कि बाकी सब चीज़ें उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव करेंगी या चेंज होंगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें चेंज होंगी। उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस with respect to that point all the quantities या all the parameters changes। ठीक है, अब देखो इसी के बेस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो हम दो टर्म यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और कब मोशन में होगा, तो जो भी रेफरेंस पॉइंट हमने मान रखा है अगर उसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो कैसा है, मोशन में। अगर चेंज नहीं होती है तो हम क्या बोल देंगे कि वो रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अर्थ या ग्राउंड को, ये मान लिया मैंने ग्राउंड है और ग्राउंड को हमने रेफरेंस माना हुआ है। ठीक है, और एक जो कोई भी स्टूडेंट है वो इधर मूव कर रहा है, तो अगर वो मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट हो गया या रेफरेंस फ्रेम हो गया वो अर्थ का हो गया। अर्थ के रेस्पेक्ट में जो बॉय है वो कैसा है, मोशन में है। कैसा है, मोशन में। क्लियर है। लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें, मान लो हमने अब 2 स्टूडेंट ले लिए, ये ए है और ये बी है और दोनों एक जैसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक दूसरे को ये लगेगा कि वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट पे। लेकिन अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो ये मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज अगर हम कर देंगे तो वो रेस्ट में है या मोशन में है तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है। इसी तरह अगर मान लो एक हमने रेल का कोच ले लिया या एक कंपार्टमेंट है रेल का और उसमें कुछ जो है पैसेंजर बैठे हुए हैं और अचानक जो है इस कंपार्टमेंट में कुछ गुंडे आ गए, उन्होंने बंदूक निकाल ली। ठीक है, और बंदूक निकाल के उन्होंने कहा कि अगर कोई हिला तो हम उसको भून के रख देंगे। ठीक है, तो सबके सब जो है उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए। अगर हम ये देखें कि ट्रेन आगे की तरफ चल रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई पर्सन जो बाहर खड़ा हुआ था वो इनको देख रहा था। ठीक है, तो अगर इसको ये इनको देख रहा है तो ये सारा का सारा कंपार्टमेंट आगे की तरफ जा रहा है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये सब कैसे हैं, मोशन में। लेकिन जो अंदर कंपार्टमेंट में गुंडा खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ये कैसे हैं, रेस्ट में। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है,
इट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। किस पे डिपेंड करेगा ये? रेफरेंस पॉइंट पे, कि हमने रेफरेंस पॉइंट क्या माना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्लियर है? तो हम कह देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद टाइम with respect to reference point, then it is said to be at rest। तब हम उसे क्या कहते हैं? रेस्ट पे कहेंगे। और अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो हम उसे क्या कह देंगे? मोशन में। क्या कह देंगे? मोशन में। तो यहीं से आगे लिख देते हैं and if it changes position then it is known as in motion। तब हम उसको क्या कहेंगे? मोशन में। अगर चेंज करता है तो मोशन में, और नहीं करता है तो कैसा हो जाएगा? रेस्ट में। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम यहां पे और डिस्कस कर लेते हैं। हम बार बार ये पढ़ेंगे उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो रिजिड होगा। कैसा होगा? रिजिड। तो सबसे पहले मैं आपको रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बता रहा हूं। कोई भी रिजिड बॉडी हमने इस तरह की ले ली, और ये डिफरेंट पॉइंट से मिलके बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन जितने भी पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, वो टाइम के साथ जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, हम ये कह दें कि ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट आगे की तरफ जा रहे हैं। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो अगर हम सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर करके भी इसको स्टडी करें तो भी बात सेम है, चाहे हम पूरे ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लें चाहे हम एक पॉइंट को। ठीक है, दूसरा, अगर हमने ये देखा कि एक ट्रेन है, और वो ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, और इस ट्रेन पे एक छोटा सा बंदर, वो यहां था कहीं, ठीक है, जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो यहां से चलना शुरू हुआ, वो यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो इस ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में उस बंदर की जो लेंथ है वो कैसी है? ना के बराबर। तो हम बंदर को क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। जब वो जो डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है उनके कंपैरिजन में उसकी खुद का जो डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो व्हेन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल as compared to the distance traveled, तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखो। अगर कोई डाउट है तो नीचे नंबर दिया गया है मेरा, ठीक है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हो।